किसी ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुलाया तो किसी ने साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, जिसको इस देश की कुछ लोगों ने काफी बदनाम करने की कोशिश की। बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। जिसका एक्सीडेंटल पीएम जैसी मूवी बनाकर नीचा दिखाया गया, पर क्या आप जानते हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिसने इस देश को दोबारा गुलाम होने से बचाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक बर्मन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस कंडीशन के बारे में जब भारत के पास केवल 2 हफ्ते का ही आयात खर्च बाकी था। सबको लग रहा था कि भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। ऐसा हुआ क्यों, ये जानने के लिए बने रहे हमारी इस वीडियो में। 30 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण के इस दौर से पहले भारत की इकोनॉमी बंद थी, यानी तब सरकारी सब कुछ तय करती थी। मान लीजिए अगर एक कंपनी खड़ी करनी होती तो सरकार तय करती कि उसका उत्पादन कितना होगा, कितने लोग काम करेंगे और उसकी कीमत कितनी होगी। इस सिस्टम को लाइसेंस परमिट राज के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का फैसला किया, यानी सरकार ने निजी कंपनियों से अपना कंट्रोल खत्म किया, विदेशी कंपनियों को भारत में आने की इजाज़त दी। 24 जुलाई 1998 का दिन, उस वक्त के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया और आर्थिक सुधारों की घोषणा की। तब अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा था कि धरती की कोई भी ताकत उस आइडिया को नहीं रोक सकती जिसका वक्त आ गया है। लेकिन यह समय आया क्यों और कैसे? दरअसल आज़ादी के बाद से ही भारत की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन 90 का दशक आते आते देश एक ऐसी स्थिति में आकर खड़ा हो गया था जहां कुछ भी टिका हुआ नहीं था। साल 1988 में ही राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कहा था कि भारत आर्थिक संकट की ओर तेजी से जा रहा है, जिससे बचने के लिए आप एक लोन ले लीजिए। राजीव गांधी भी सलाह के सहमत थे, लेकिन आम चुनाव नजदीक होने की वजह से उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और फिर 1989 के आम चुनाव हुए, वीपी सिंह की सरकार बनी। वीपी सिंह ने अपने शुरुआती बयानों में कई बार कहा सरकारी खजाना खाली है। वीपी सिंह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और उनके वित्त मंत्री बने यशवंत सिन्हा। हर दिन के साथ देश का आर्थिक संकट और गंभीर होता जा रहा था। उस वक्त भारत में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर केवल $2 अरब ही बचा था। खुद यशवंत सिन्हा बताते हैं कि भारत के पास विदेशी मुद्रा का इतना ही भंडार था जिससे कि 2 हफ्ते की आयात का खर्च उठाया जा सके। उस समय भारत कर्ज में सर से पांव तक डूबा हुआ था, लेकिन उसे और भी कर्ज लेने की जरूरत थी। भारत ने कई देशों से कम वक्त के भी कई कर्ज ले रखे थे। कम से कम $5 अरब के ये शॉर्ट टर्म कर्ज 30 से 90 दिनों के लिए होते हैं। वक्त खत्म होने पर इसकी भरपाई करनी होती है, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। भारत पे डिफॉल्टर बनने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में चंद्रशेखर सरकार ने तस्करी में जब्त सोने को स्विट्जरलैंड के एक बैंक में गिरवी रख दिया। भारत सरकार को सोना गिरवी रखने से भी ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच खाड़ी का युद्ध शुरू हो गया। इससे यह समस्या आई कि युद्ध की वजह से जो कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही थी उसका क्या किया जाए। सरकार ने आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। IMF के अलावा भारत को कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर IMF ने 25 शर्तें सामने रखी, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था को खोला जाए, सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जाए और विदेशी कंपनियों को भारत में आने की इजाजत हो। लेकिन इससे पहले ये सारी शर्तें मानी जाती, चंद्रशेखर सरकार भी गिर गई और 1991 में आम चुनाव हुए। फिर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उनके वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह। डॉक्टर सिंह, आप दफ्तर में क्या कर रहे हैं? घर जाइए और कपड़े बदल कर सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच जाइए। नरसिम्हा राव ने RBI के पास रख के देश के गोल्ड रिजर्व को 2 विदेशी बैंकों में गिरवी रख दिया। इन्हीं हालातों के चलते मनमोहन सिंह जी ने वो मशहूर बजट पेश किया जिसने भारत की डूबती अर्थव्यवस्था के जहाज को किनारे पर ला दिया। जी, पिछले साल जब हमारी सरकार आई तो उस वक़्त देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था और इस चीज़ का बहुत ही ख़तरा था कि कहीं हमारे मुल्क का बिल्कुल दिवालिया ही ना हो जाए। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। 26 दिसंबर 2024 को उनका स्वर्गवास हो गया, पर यह देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा।